अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली एकेडमी। और आज की इस वीडियो के अंदर हम क्लास 12th बायोलॉजी के चैप्टर सपोर्ट एंड मूवमेंट के साथ हाजिर हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम मसल फटीग का भी जिक्र करने वाले हैं और उसके अलावा मस्कुलर डिसऑर्डर्स का भी जिक्र करने वाले हैं कि मसल्स के साथ जुड़े हुए डिसऑर्डर्स कौन से हैं। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पिछले टॉपिक के अंदर एक जो बात थी जो रह गई थी उसको भी हम दोहराएंगे ताकि आपके लिए वो लेक्चर भी क्लियर हो सके ठीक से। पिछले टॉपिक के अंदर जैसे कि हमने एंटागोनिस्टिक मसल्स के हवाले से जिक्र किया था, एक मसल जो कि रिलैक्स मौजूद है वो हमारे पास मिसाल है एंटागोनिस्ट मसल, और दूसरी मसल जो उसके अपोजिट में कॉन्टेक्ट मौजूद होगी वो हमारे पास होगी अगोनिस्टिक मसल। मिसाल के तौर पर जैसे हमारी बाइसेप पे अगर वो कॉन्टेक्ट हुई पड़ी है तो वो अगोनिस्टिक मसल कहलवाएगी, और अगर ट्राइसेप रिलैक्स हुए पड़े तो वो एंटागोनिस्ट कहलवाएंगे। तो इस तरह से ये दो टर्म्स है जो एक दूसरे के अपोजिट में होंगे। अब हम हमारे मेन टॉपिक का जिक्र करते हैं जो कि है हमारे पास मसल फटीग। यहाँ पर ये बयान किया जा रहा है कि जब हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, ज़्यादा देर तक के लिए हम अपने मसल्स का इस्तेमाल करते हैं, तो इस तरह से हमारे पास ये होता है कि हमारे मसल्स के अंदर जो उनकी कॉन्ट्रैक्शन की एबिलिटी है वो ख़त्म हो जाती है और इसे फटीग कहा जाता है। फटीग हम एक तरह से थकान को कहते हैं कि हमारे मसल्स अब ज़्यादा कॉन्टैक्ट और रिलैक्स नहीं हो पा रहे मज़ीद। इसकी वजह क्या होती है? इसकी वजह होती है एक केमिकल का जमा हो जाना मसल्स के अंदर जो होता है लैक्टिक एसिड। हमारे मसल्स के अंदर लैक्टिक एसिड जो है वो जमा हो जाता है, और वो जमा इसलिए होता है क्योंकि हम एनारोबिकली रेस्पिरेशन करते हैं, हम एनारोबिकली एटीपी को प्रोड्यूस करते हैं। हमारे पास एक तो ग्लूकोज ब्रेक होता है नॉर्मली, तो इस तरह से एरोबिकली हमारे पास एटीपी भी प्रोड्यूस होते हैं। लेकिन कभी कभार हमारे पास एनर्जी की डिमांड बहुत बढ़ जाती है, हमें बहुत एनर्जी चाहिए होती है, तो उस दौरान हम एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन करेंगे, हमें एटीपी तो मिलेंगे, लेकिन साथ में एक और चीज़ हमारे पास आ जाएगी, वो होगा लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड क्योंकि एक एसिडिक सब्सटेंस है, इसके ज़्यादा होने की वजह से हमारे पास पीएच जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। पीएच डिक्रीज़ हो जाएगी यानी कि पीएच और हमारे पास एसिडिक बन जाएगी इसके ज़्यादा होने की वजह से। और लैक्टिक एसिड की ज़्यादा होने की वजह से, पीएच की डिस्टर्बेंस होने की वजह से हमारे जो मसल्स होंगे, हमारे जो मसल फाइबर्स होंगे वो मज़ीद स्टिमुलेट नहीं हो पाएंगे, यानी कि वो नर्व फाइबर्स को ज़्यादा रेस्पॉन्स नहीं दिखा पाएंगे, उनके नतीजे में वो कॉन्ट्रैक्शन का मामला नहीं कर पाएंगी, नर्व इम्पल्स के आते हुए वो कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर पाएंगी। फिर जब लैक्टिक एसिड हमारे पास प्रोड्यूस हो चुका है, अब ये क्या होगा, ये मसल फाइबर से निकलेगा, मसल्स से निकलेगा, ये चला जाएगा हमारे ब्लड में और पहुंच जाएगा लिवर के पास। अब जब लिवर सेल्स के पास ये लैक्टिक एसिड पहुंचता है तो लैक्टिक एसिड को लिवर के सेल्स जो है वो ग्लूकोज में बदल देते हैं। अब लैक्टिक एसिड को ग्लूकोज में बदलने के लिए एटीपी दोबारा से रिक्वायर्ड होगी, और ये एटीपी हमारे पास तब आएगी जब हम ऑक्सीजन का इस्तेमाल करेंगे। ऑक्सीजन का हम इस्तेमाल करेंगे, ग्लूकोज को ऑक्सीजन की मौजूदगी में ब्रेक करेंगे, इस तरह से हमारे पास ज़्यादा एटीपी आएगी, और इस तरह से जो हमारा लैक्टिक एसिड होगा एटीपी के आते हुए वो कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज के अंदर। तो यही बात लिखी हुई है कि जब हमारे पास फटीग हो चुकी है, थकान हो चुकी है, थकान के बाद एक इंसान जो है रेस्ट करेगा, रेस्ट के दौरान वो ऑक्सीजन को हासिल करेगा, उसके बाद जब इनफ ऑक्सीजन हासिल हो जाएगी तो इस तरह से लैक्टिक एसिड भी ब्रेक डाउन हो जाएगा और मसल्स जो है दोबारा से नॉर्मल में आ जाएगी। तो ये मसल फटीग का एक टॉपिक है जिसमें मसल्स कांटेक्ट नहीं कर रही, और उसकी वजह है हमारे पास लैक्टिक एसिड का ज़्यादा होना, या हम कहें पीएच का कम हो जाना। अब एक और मसल से रिलेटेड प्रॉब्लम का जिक्र किया जा रहा है जो कि है मसल क्रैम्प। मसल क्रैम्प क्या होती है कि हमारे मसल्स के अंदर टाइटनेस आ जाए, हमारे मसल्स के अंदर पेनफुल जो है वो स्टिफनेस आ जाए, हमारे मसल्स जो हैं वो जकड़ जाएं एक तरह से। तो ये मसल्स के अंदर ये जो स्टिफनेस आ रही है, मसल्स जो हमारे टाइट हो रहे हैं, इस चीज़ को हम लोग कह रहे होते हैं मसल क्रैम्प्स। ये मसल क्रैम्प्स क्यों होते हैं? इसकी कई सारी वजूहत हैं। अब इसकी एक वजह जो है हमारे पास, जिससे कि जिक्र किया जा रहा है, इनवॉलंटरी कंट्रक्शंस। हमारे मसल्स में इनवॉलंटरी कंट्रक्शंस हो रही हैं, इस वजह से हमारे पास मसल क्रैम्प्स हो रहे हैं। उसके अलावा जिक्र किया जा रहा है मसल के अंदर इंजरीज है, डिहाइड्रेशन है, एक्सरसाइजिंग के दौरान हम लोग ने बहुत ज़्यादा मसल्स को यूज़ कर लिया है। उसके अलावा लो लेवल ऑफ मिनरल्स हो गया, कैल्शियम की कमी हो गई, पोटाशियम सोडियम मैग्नीशियम की कमी हो गई। उसके अलावा लो ब्लड सप्लाई टू लेग्स हो गया, हमारी जो मसल्स हैं उनकी तरफ हमारे पास ब्लड इतना नहीं पहुंच रहा फिजिकल एक्टिविटीज़ के दौरान में। तो ये हमारे पास कई सारे इसकी वजूहत हो सकती हैं इन क्रैम्प्स के डेवलप होने की। मज़ीद लिखा हुआ है कि इस मसल क्रैम्प्स के दौरान एक इंसान को अचानक से टाइटनिंग महसूस होती है, अचानक से उन्हें महसूस होता है कि उनके मसल्स जो है कॉन्ट्रैक्ट करें, हालांकि वो मसल्स जो है रिलैक्स पोजीशन में मौजूद होते हैं। अब अगर हम बात करें इन मसल क्रैम्प्स का हमारे पास इलाज क्या होगा, तो एक होगा स्ट्रेचिंग। मसल्स को खींचेंगे, इस तरह से हमारे पास जो है मसल क्रैम्प्स ख़त्म हो सकते हैं। मसाजिंग ऑफ द मसल्स,
मसल्स को अगर मसाज करेंगे तब भी ख़त्म हो सकता है। हीट का इस्तेमाल करना यानी कि गर्म चीज़ों का मसल्स के ऊपर इस्तेमाल करना, या फिर आइस का इस्तेमाल करना, अगर हमारे पास दर्द हो मसल्स के अंदर तो आइस का इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्लूइड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर हमारे मसल्स को किसी चीज़ से बांध कर भी इन क्रैम्प से रिलीफ हासिल हो सकता है। यहाँ पर एक और चीज़ के हवाले से भी जिक्र किया हुआ है, वो है हैमस्ट्रिंग मसल स्ट्रेन। स्ट्रेन कहा जा रहा है कि जब हम लोग बहुत ज़्यादा मसल फाइबर्स को स्ट्रेच करते हैं तो इस तरह से हमारे मसल फाइबर्स जो हैं वो डैमेज हो सकती हैं। तो ये हैमस्ट्रिंग मसल्स के अंदर जो है मसल स्ट्रेन्स आ रहे हैं, तो इन्हें जो है कहा जा रहा है कि ये हमारे पास जो मसल स्ट्रेन्स डेवलप हो रहे हैं ये काफ़ी शदीद भी हो सकते हैं, यानी बहुत ज़्यादा मसल्स में खिंचाव की वजह से मसल डैमेज हो सकते हैं, या फिर कम भी डैमेज हो सकते हैं। तो ये होगा ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ मसल्स, मसल्स को खींचने की वजह से मसल्स हमारे पास डैमेज होंगे, उन्हें मसल स्ट्रेन कहा जाएगा। एक और लफ्ज़ भी हमारे पास पहले मौजूद था जो हमने जिक्र किया था, वो था हमारे पास स्प्रेन। स्प्रेन होता है जब हम लोग खींचते हैं बहुत ज़्यादा हमारे लिगामेंट्स को, तो ये बोन का मसला था स्प्रेन वाला, जबकि हमारे मसल्स का मसला है वो है स्ट्रेन वाला। अब हमारे पास लास्ट टॉपिक मौजूद है वो है टिटेनी और टिटेनस के दरमियान में फ़र्क। देखने में टिटेनी और टिटेनस एक जैसे हमें नज़र आते हैं, लेकिन इनमें फ़र्क होता है। फ़र्क किस तरह से होता है? टिटेनी एक ऐसी बीमारी जिसके अंदर हमारे मसल्स में झटके लगते हैं। ये हमारे पास इनवॉलंटरी कंट्रक्शन ऑफ मसल्स की वजह से हमें झटके लगते हैं या सीजर्स लगते हैं। सीजर्स हमारे झटकों को ही कहा जा रहा है, दौरों को ही कहा जा रहा है। तो ये बीमारी हमारे पास टिटेनी कहलवाती है। जबकि टिटेनस जो है ये एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती है। अब अगर हम बात करें टिटेनी की वजह क्या होगी, टिटेनी की वजह ये होगी कि एक्शन पोटेंशियल यानी नर्व इम्पल्स जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। नर्व इम्पल्स जो है मसल सेल्स के अंदर भी ज़्यादा हो सकता है, या फिर हमारे पास जो नर्व्स होंगी जो उनके साथ जुड़ी होंगी जैसे कि मोटर नर्व्स, उनके अंदर नर्व इम्पल्स जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, जो कि फिर आगे चल कर के कॉन्ट्रैक्शन को भी ज़्यादा करेगा। जबकि अगर हम टिटेनस की बात करें, इसके पीछे जो रिस्पॉन्सिबल है वो बैक्टीरिया होता है जिसे क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी कहा जाता है। जैसे कि हमने जिक्र किया कि एक्शन पोटेंशियल बढ़ जाता है, इलेक्ट्रिक चार्ज बढ़ जाता है टिटेनी के अंदर। अभी इलेक्ट्रिक चार्ज क्यों बढ़ जाता है, इसकी एक वजह हो सकती है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस। हमारे पास खास तौर पर जो कैल्शियम होगा उसकी कमी हो जाती है, कैल्शियम की लो लेवल होगी। कैल्शियम की लो लेवल को हाइपोकैल्सीमिया कहा जाता है। जब कैल्शियम की लो लेवल होगी तो उस दौरान इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हमारे मसल्स में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी, तो इस वजह से हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन भी बहुत हो रही होगी। तो मेनली ये हमारे पास कैल्शियम की वजह से होता है। मैग्नीशियम, पोटाशियम, इनकी कमी की वजह से भी ये हो सकता है, या फिर एसिड के ज़्यादा होने की वजह से हो सकता है जिसे हम एसिडोसिस कह रहे हैं, या अल्कलाइन सब्सटेंसेस की ज़्यादा होने की वजह से भी हो सकता है जिसे अल्केलोसिस भी कहा जा रहा है। जबकि अगर हम टिटेनस की बात करें तो ये बैक्टीरिया की वजह से, हमने जैसे जिक्र किया, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी की वजह से हो रहा है। अब क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी हमारे पास किस तरह से दाखिल हो सकता है? जब हम लोग ख़राब नीडल्स को अपनी बॉडी में दाखिल कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर कोई डॉक्टर है, अगर वो एहतियात नहीं करता और दूसरे इंसान की नीडल को एक और इंसान के अंदर दाखिल कर रहा है, जब वो नीडल को यानी सिरिंज को अगर वो दाखिल कर रहा है और वो सिरिंज खासतौर पर इंटरवेनस है यानी कि वो जाकर के हमारी नस में जाएगी, तो अगर सिरिंज हमारे नस में दवा को लेकर जा रही है तो इस तरह से हमारे ब्लड के अंदर ये बैक्टीरिया दाखिल हो जाएगा। तो या तो डॉक्टर की कंटेमिनेटेड नीडल की वजह से हो सकता है या अब्यूज़र्स की वजह से हो सकता है, यानी जो ड्रग एडिक्ट होते हैं तो वो एक नीडल को दूसरे के अंदर भी दाखिल कर रहे होते हैं। इस तरह से वो जो ड्रग्स होती हैं, जो नशा होता है, वो अपने ब्लड के अंदर डायरेक्टली दाखिल कर रहे होते हैं। तो इस तरह से भी ये बैक्टीरिया एक इंसान के ब्लड से दूसरे में दाखिल हो सकता है। टिटेनी के वर्ष लिखा हुआ है कि इसमें कोई भी टॉक्सिन्स इन्वॉल्व नहीं होते, कोई भी इसमें जहर इन्वॉल्व नहीं होता। जबकि टिटेनस के अंदर जो बैक्टीरिया मौजूद है क्लोस्ट्रीडियम, वो जहर प्रोड्यूस करता है जिसे न्यूरोटॉक्सिन कहा जा रहा है। ऐसा न्यूरोटॉक्सिन वो रिलीज करता है जो कि हमारे न्यूरॉन्स पर असर करेगा। अब जो बैक्टीरिया न्यूरोटॉक्सिन को रिलीज कर रहा है उसे कहा जा रहा है टिटेनो स्पेसिमिन। अब ये जो है हमारे साइनस के ऊपर असर करेगा, यानी कि उस जगह पर असर करेगा जहाँ पर हमारे जो न्यूरॉन्स है वो मसल्स के साथ में मिसाल जुड़ रहे हैं। तो इस तरह से हमारे पास मस्कुलर स्पैम्स भी हो सकते हैं, मसल्स में हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन भी हो सकती है, या फिर हमारे पास न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज भी हो सकती है, यानी कि वो जगह जहाँ पर न्यूरॉन जो है वो मसल्स के साथ जुड़ रहा है वो जगह ब्लॉक हो सकती है। तो इस तरह से भी हमारे पास जो है वो नर्व इम्पल्स दाखिल नहीं हो सकता। तो ये हमारे पास बैक्टीरिया के न्यूरोटॉक्सिन्स जो है ये हमारे नर्वस सिस्टम को असर करें, जिस वजह से हमारे मसल्स पर भी असर हो रहा है। जैसे कि हमने जिक्र किया कि टिटेनी जो है उसके अंदर हाइपोकैल्सीमिया रिस्पॉन्सिबल है, कैल्शियम की कमी रिस्पॉन्सिबल है। कैल्शियम की कमी की वजह से झटके आ रहे हैं जिनको हम टिटेनी या सीजर्स कह रहे हैं। अब ये कैल्शियम की कमी जो है विटामिन डी के साथ भी जुड़ी हो सकती है।
यानी विटामिन डी की कमी की वजह से भी कैल्शियम हमारे पास कम हो सकता है, क्योंकि विटामिन डी जो होता है वो कैल्शियम की एब्जॉर्ब कराने में हेल्प करता है। विटामिन डी नहीं होगा, कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा, कैल्शियम की कमी रहेगी। इस वजह से हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस डेवलप हो जाएगा, जिस वजह से हमारे पास मसल जो है इनवॉल्यूंटरी कॉन्ट्रैक्शन करेंगे। अब यहाँ पर ये जो हमारे पास पैराग्राफ लिखा हुआ है, इसके अंदर ये बयान किया जा रहा है कि इस प्रॉब्लम के दौरान, यानी कि हमारे पास टिटनस के दौरान जो मसल्स हैं उनके अंदर प्रॉब्लम होता है। मसल्स के अंदर प्रॉब्लम इस तरह से होता है कि जो हमारे फ्लेक्सर मसल्स हैं, जो हमारे बेंड करने वाले मसल्स हैं, उनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन हमें देखने को मिलती है। और ये किस वजह से होता है? ये टॉक्सिन की वजह से हो रहा है, न्यूरोटॉक्सिन की वजह से हो रहा है, जो कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को असर कर रहा है। हमारे पास जो पीएनएस होता है उसके अंदर हमारे पास एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब ये जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है, यानी हमारे इन्वॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है। तो इस तरह से हमारे पास ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन हो जाएगा, हमारे पास इन्वॉलंटरी एक्शंस जो हमारे बॉडी के होंगे वो ठीक से नहीं हो पाएंगे। अब मज़ीद लिखा हुआ टिटनस के हवाले से कि अगर ये इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, इन्फेक्शन सीवर हो गया, तो इंसान उस सूरत में मर भी सकता है। जबकि अगर हम टिटेनी की बात करें तो इसमें मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, मसल्स की मूवमेंट हो रही, लेकिन इसमें नॉर्मली डेथ नहीं होती। लेकिन अगर ये टिटेनी हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में हो जाए, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के मसल्स में हो जाए, डायाफ्राम में मिसाल हो जाए, या फिर हमारे लेरेंक्स में हो जाए, तो वहाँ पर वो फिर एयर की ब्लॉकेज कर देगी, हवा ठीक से नहीं आ पाएगी, और उस दौरान ये में हवा की कमी की वजह से, ऑक्सीजन की कमी की वजह से इंसान की डेथ हो सकती है। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में अगर ये मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन होगी तो डेथ हो सकती है, वरना मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हमारे पास कोई इतना डेडली इफेक्ट नहीं होने वाला। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो बस इतना ही था और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये चैप्टर भी हमारा हुआ कंप्लीट। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।